बताएं भाई, ये कार्ड के जो नाम है ना, ये किस रिलेशन के हिसाब से हम देते हैं? कार्ड किस स्ट्रक्चर के मतलब रिलेशन को देखते हुए हम कहते हैं लेटरल है, मीडियल है या पोस्टीरियर है? एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। जो कार्ड एक्सिलरी आर्टरी के थोड़ा सा लेटरल पे बनता है उसको लेटरल कार्ड कहते हैं, जो उसका थोड़ा सा नियर बनता है उसको मीडियल कार्ड कहते हैं, और जो कार्ड उस आर्टरी के बिहाइंड बनता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। ओके जी, तो इस तरह आप लोग रिवाइज करते जाए, ठीक है। असल में लाइट जो है ना 4 बजे गई है यहाँ पे, पता नहीं कोई मसला है तो इसलिए, ठीक है, लाइट आ जाएगी अभी। ओके, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जाएंगे। हम प्रीवियस लेक्चर से अपर लिम्ब को पढ़ रहे हैं। मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। जब आप लोगों को इस तरह बार बार रिवाइज करना आ जाए तो इंशाल्लाह फिर पढ़ने में आसानी होगी। तो डेली बेसिस पे आप लोग क्या करें, पढ़ाई क्या करें, जहाँ पे क्वेश्चन पूछना हो, जहाँ पे कोई भी चीज़ हो जो आप लोगों को समझ में नहीं तो मुझसे पूछा करें, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय शोल्डर जॉइंट, ठीक है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला है कि इंशाल्लाह जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दैट विल बी मोर देन इनफ, लेकिन आप लोगों का काम यह है उसको बार बार पढ़ना, ठीक है। शोल्डर जॉइंट के बारे में हम पढ़ रहे कि व्हाट इज मेंट बाय शोल्डर जॉइंट। इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करें साइड पे कि जनाब फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस इज अ बोन, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेचियम या अपर लिम्ब। ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस बोन के जनाब हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे लेकिन बाद में, पहले हम शोल्डर जॉइंट पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। तो दिस बोन इन द अपर लिम्ब इज कॉल्ड ह्यूमरस। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। तो ये बोन हमारे पास कौन सा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द बोन विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक, इधर देख ये वाला, दैट इज कॉल्ड स्केपुला। इसको क्या कहते हैं, स्केपुला। ये कौन सा बोन है, ह्यूमरस है, और पीछे क्या है, स्केपुला। इस स्केपुला बोन के अंदर एक छोटी सी केविटी पाई जाती है, इस तरह ये एक केविटी है, एंड दिस केविटी इज अ पार्ट ऑफ विच बोन, आंसर इज स्केपुला। ये स्केपुला है। इस स्केपुला बोन के अंदर स्केपुला बोन के अंदर ये एक केविटी है जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड पड़ा हुआ है। दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमरस इज कॉल्ड हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो आप लोग इसको यहाँ पे एक लेबल करें, हेड ऑफ ह्यूमरस। और दिस केविटी, ये इस तरह डिप्रेशन केविटी, ये मसूद किस बोन का पार्ट है, स्केपुला। वेरी गुड। दिस डिप्रेस्ड केविटी ऑफ द स्केपुला इज नोन एज ग्लिनोइड केविटी। ये आप लोगों ने याद रखना है। इस केविटी का नाम क्या है, ग्लिनोइड केविटी। तो हम कहते हैं कि अगर हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनोइड केविटी ऑफ द स्केपुला में फिट हो जाए, इससे जो जॉइंट बनेगी उसको क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ ह्यूमरस विद ग्लिनोइड केविटी ऑफ द स्केपुला, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लेके कि द जॉइंट which is formed by head of humerus and glenoid cavity of scapula, that is known as shoulder joint, is known as शोल्डर जॉइंट, ठीक है जी। ओके, वैसे जॉइंट का मतलब क्या है, जॉइंट जोड़, जिसको जोड़ कहते हैं। जॉइंट मीन जब दो बोनी सरफेस आपस में मीट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट। व्हेन टू बोनी सरफेस मीट टुगेदर इट इज नोन एज जॉइंट। तो देखिए ये स्केपुला बोन है, ह्यूमरस भी बोन है, इन दोनों की आपस में कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। लेकिन इस जॉइंट का जो स्पेसिफिक नाम है दैट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में आप लोग मुझे ये बताएं कि ह्यूमरस होता है और कौन सी कैविटी, ग्लिनॉइड। इसलिए इस जॉइंट का जो एनाटॉमिकल नाम है दैट इज कॉल्ड ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। इज आल्सो नोन एज known as glenohumeral joint. तो gleno is the word used for glenoid cavity और इसका जो कनेक्शन है वो ह्यूमरस बोन के हेड के साथ है।
इसलिए शोल्डर जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके, दिस जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका जो तीसरा नाम है कि शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों को बाद में बताता हूँ। शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है जी, बॉल एंड सॉकेट। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें कि द बॉल इज इक्वल टू एंड सॉकेट इज इक्वल टू। अब देखिए इस जॉइंट का जो बाल पार्ट है दैट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ ह्यूमरस। वेरी गुड। जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है एक्ट एज अ बॉल, और जो सॉकेट है दैट इज ग्लिनॉइड केविटी। कि अगर फॉर एग्जांपल देखे इस हाथ को देखे, ये इस तरह एक राउंडेड पार्ट है, ये पूरा ह्यूमरस है, इसका क्या है, हेड है, और ये क्या है, ग्लिनॉइड केविटी। तो इसके अंदर अगर ये हेड आकर फिट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट। इस शोल्डर जॉइंट का जो बाल पार्ट है इट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ ह्यूमरस, लेकिन जो ग्लिनॉइड केविटी है इट फॉर्म दी सॉकेट। ये क्या बनाता है, सॉकेट बनाता है। तो बताए शाबाश, बाल के सामने मैं क्या लिखूं, हेड ऑफ ह्यूमरस। तो देखे इनर्ट में आप लोग इस तरह सीखे कि आप लोगों को एक एक चीज़ का बताओ कि इस जॉइंट का ये नाम क्यों है, और फिर इसके अंदर बाल पार्ट कौन बनाएगा और सॉकेट पार्ट कौन बनाता है। यहाँ पे लिखे ग्लिनॉइड केविटी, ग्लिनॉइड केविटी ऑफ व्हाट, आंसर इज स्केपुला। तो स्केपुला बोन की ग्लिनॉइड केविटी इज फॉर्म द सॉकेट पार्ट ऑफ दिस जॉइंट, बट हेड ऑफ द ह्यूमरस इज फॉर्म द बाल पार्ट ऑफ दिस जॉइंट। इसका मतलब ये है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस जॉइंट एक्ट एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो है बॉडी में जो मेजर एमसीक्यूज में भी आते हैं। एक हिप जॉइंट है, इसमें जो हेड ऑफ द फीमर है वो एस्केटेबुलम केविटी ऑफ द हिप बोन में है। तो जो हिप जॉइंट है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और जो शोल्डर जॉइंट है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन हिप जॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इन द लोअर लिम्ब, वो हम लोअर लिम्ब में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नोट करें कि जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, हेड ऑफ द ह्यूमरस इट इज़ 4 टाइम बिगर देन दी ग्लिनॉइड केविटी ऑफ द स्केपुला। इसका मतलब ये है कि इस पर जो सॉकेट है वो बहुत छोटा है, लेकिन हेड ऑफ द ह्यूमरस क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस इज 4 टाइम, ये भी एमसीक्यूज आता है, 4 टाइम्स बिगर देन दी ग्लिनॉइड केविटी ऑफ व्हाट, स्केपुला, ग्लिनॉइड केविटी ऑफ स्केपुला। इसका मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसका साइज 4 गुना ज़्यादा है किस चीज़ से, ग्लिनॉइड केविटी ऑफ स्केपुला से। इसका मतलब ये है कि अगर ये हेड है ना, हेड, तो दिस हेड पार्ट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ग्लिनॉइड केविटी ऑफ द स्केपुला। वैसे आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये केविटी बहुत ज़्यादा डीप होती, फॉर एग्जांपल अगर केविटी डीप होती और जो हेड है वो बहुत छोटा होता, तो फिर ये हेड उस केविटी के अंदर डीपर फिट हो जाता और ये केविटी इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट बना देता। लेकिन अगर केविटी छोटी है और इस पर हेड क्या है, बड़ा है, तो फिर हेड आसानी से मूव करेगा कि नहीं करेगा, आसानी से। तो इसलिए एनाटॉमी बुक के अंदर ये लिखा है कि शोल्डर जॉइंट इस रीज़न की वजह से द मोर फ्लेक्सिबल जॉइंट इन द बॉडी। मतलब ये कि हेड ज़्यादा होने की वजह से इसमें हर तरह की मूवमेंट पॉसिबिलिटी है, लेकिन हेड बहुत ज़्यादा है, सॉकेट बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इन जॉइंट की डिसलोकेट होने की चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हम कहते हैं कि दिस जॉइंट इज़ मोर फ्लेक्सिबल बट इट इज़ लीस्ट स्टेबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो ज़्यादा है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी क्या है, वो ज़्यादा कम है। अगर सॉकेट ज़्यादा डीप होता और इसमें हेड अंदर फिट हो जाता, फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती, ज़्यादा। लेकिन अगर हेड ज़्यादा बड़ा है, सॉकेट कम है, तो उसमें जॉइंट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे लिखे दैट इज़ वाई, इस रीज़न की वजह से, दैट इज़ वाई शोल्डर जॉइंट is more flexible and show wide range of movement,
वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट एंड व्हाट लेस स्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। हेड ज़्यादा होने की वजह से उस सॉकेट की साइज़ छोटी है, लेकिन हेड ऑफ द ह्यूमरस की साइज़ क्या है, वो ज़्यादा है। इस वजह से तो इस जॉइंट के अंदर हम मूवमेंट रेंज ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या है, वो कम है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ की तरफ अगर आ जाए, देखें अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस इज़ अ बोन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बोन है, इस तरह ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल बोन है, और ये एक दूसरी बोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ सेकंड बोन। अब देखें ये दो बोन्स हैं, ठीक है, इन दो बोन्स की आपस में कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ बोन नंबर 1 एंड दिस इज बोन नंबर 2। हमें नहीं पता है कि ये कौन कौन से, जस्ट फॉर कंसेप्ट इन दो बोन्स के जो इर्द गिर्द अगर इस बोन की आउटर सरफेस को हम देखें, इट इज़ मेड बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब हर एक बोन्स की जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, और दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कोलाजेंस प्रोटीन। वो क्या होती है, कोलाजेंस प्रोटीन। हम कहते हैं कि बोन्स कंटेन कोलाजन टाइप 1, ठीक है, ये हमने बायोकेम में पढ़ा है। कार्टिलेज में टाइप 2 होता है, ठीक है। तो इधर देखें, लिखना नहीं है, पहले आप लोग अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। हम कहते हैं कि बोन्स के इर्द गिर्द इस तरह डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर पाया जाता है, एंड दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर अराउंड अ सिंगल बोन इज नोन एज पेरियोस्टियम। इसको हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। नाम सुना है कि नहीं? पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, ओस्टियम मीन बोन, बोन के इर्द गिर्द द कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। जिस तरह पेरिकोन्ड्रियम इज द आउटर लेयर ऑफ कार्टिलेज, तो पेरियोस्टियम इज द आउटर लेयर ऑफ बोन। अब इधर देखें, इसका अपना पेरियोस्टियम है, इसका अपना पेरियोस्टियम है। अब एमसीक्यूज को देखें, कहते हैं कि कभी कभार एक बोन की पेरियोस्टियम बिकम मोर डेंस एंड दे जॉइन द पेरियोस्टियम ऑफ अनदर बोन, और इस बोन का पेरियोस्टियम इस बोन का पेरियोस्टियम से मिल जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? इधर देखें, पहले तो आप लोग इसको छोड़ें, मतलब हर एक बोन की जो आउटर लेयर है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है उसको क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। ये तो सबको पता चल गया। फिर अगर इन दो बोन्स के दरमियान हम कनेक्शन डालेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, जॉइंट बन जाएगा। ये जॉइंट है, लेकिन कुछ जॉइंट में इन बोन की जो पेरियोस्टियल लेयर है वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो याद रखें, ऐसा जॉइंट जिसमें दोनों बोन्स की पेरियोस्टियम आपस में मिल जाए, दैट पेरियोस्टियम इज नोन एज कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। इसको हम फिर क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो ये बहुत से लोगों को पता होता है कि दिस जॉइंट इज कैप्सुलेटेड आर नॉट, लेकिन रियल में व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट कैप्सूल, इट इज नथिंग बट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज द पेरियोस्टियम ऑफ वन बोन व्हिच इज लीड्स टू मीट विद द पेरियोस्टियम ऑफ अनदर बोन। तो इस शोल्डर जॉइंट में जब हम देखते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस इट आल्सो टाइप ऑफ बोन, ये भी बोन है, ये भी बोन है, इसका इर्द गिर्द भी पेरियोस्टियम है, इसका भी पेरियोस्टियम है। तो कहते हैं कि शोल्डर जॉइंट की जो पेरियोस्टियम है वो ग्लिनाइड कैविटी से लेकर किसके साथ म्यूट हो जाता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ, और हेड ऑफ द ह्यूमरस का जो पेरियोस्टियम है वो किसके साथ मिल जाता है, ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्केपुला के साथ। इसलिए याद रखें, शोल्डर जॉइंट इज अ कैप्सुलेटेड जॉइंट। इसको क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड जॉइंट। तो यहाँ पहले के कैप्सूल के शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच इज मीट फ्रॉम वन बोन टू अनदर बोन। तो यहाँ पहले के द आउटर नॉर्मल है, नॉर्मल बता रहा हूँ, उससे आ रहा हूँ ना। पहले तो कैप्सूल का डेफिनेशन लेके फिर हम ये देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। द आउटर कनेक्टिव टिश्यू which meet the periosteum of one bone to another। ऐसा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो एक पेरियोस्टियम बोन का दूसरे के साथ मिलाए, दैट विल बी नोन एज कैप्सूल। इसका काम है कैप्सूल। इस कैप्सूल का जो इनर सरफेस है ना, इधर देखें, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस रेड लाइंस आर कॉल्ड कैप्सूल।
कैप्सूल का मतलब ये है ना, फिर आप सुन लें कि अगर ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, हर एक बोन की जो इर्द गिर्द डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। हम कहते हैं कि कभी कभार एक बोन का पेरियोस्टियल लेयर जाकर दूसरे बोन के पेरियोस्टियल लेयर से मिल जाता है और इससे जो कनेक्शन बनता है उसको हम फिर क्या कहेंगे? कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज़ द पेरियोस्टियल कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। अब इधर देखिए, ये पेरियोस्टियम है कि नहीं, लेकिन अब इस पेरियोस्टियम को हम क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। इस कैप्सूल के इर्द गिर्द, इस कैप्सूल के इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? इस तरह एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है। द इनर साइड ऑफ कैप्सूल इज लाइंड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम सुना है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब सोच ले, साइनोवियल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिलो द कैप्सूल। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से जनाब फ्लूइड निकलती है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। और इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, ये फ्लूइड पे इधर आ जाएगा ना, ज्वाइंट में आ जाएगा, और इस फ्लूइड की वजह से जब हम अपने ज्वाइंट को इस तरह मूव करेंगे तो ये दो बोनी सरफेस के दरमियान फ्रैक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। तो अगर ये साइनोवियल फ्लूइड ना होता, तो अगर ये शोल्डर ज्वाइंट हम मूव करते थे तो फिर हमें बोन की जो इस तरह टचिंग आवाज़ थी वो आ जाती सामने के नहीं। कभी कभार ज्वाइंट को अगर हम मूव करते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। हम कहते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका लेवल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि दो बोनी सरफेस के दरमियान जो फ्रैक्शन है, जो रगड़ है, उसको कम करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए? साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए। साइनोवियल फ्लूइड के होते हुए ज्वाइंट की जो मूवमेंट है वो आसानी से होगी या डिफ़िकल्टी से? आसानी से होगी। तो साइनोवियल फ्लूइड के दो फंक्शन हैं। नंबर वन, इट कैन कीप द ज्वाइंट लुब्रिकेट, ये ज्वाइंट को क्या रखता है? लुब्रिकेट। और नंबर टू, साइनोवियल फ्लूइड अलाउ द ज्वाइंट टू मूव इजीली बिकॉज इट रिड्यूस फ्रैक्शन। ये किसको कम करता है? फ्रैक्शन को। लेकिन ये फ्लूइड किस मेम्ब्रेन से आया है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज स्टक टू द कैप्सूल ऑफ द ज्वाइंट। तो अगर कैप्सूल है तो फिर फ्लूइड होगी और फ्लूइड की वजह से ज्वाइंट की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? वो कम होगी। एक तो ये है। दूसरी बात, दिस कैप्सूल अलाउ द अटैचमेंट ऑफ वन पेरियोस्टियम टू अनदर, तो इनडायरेक्टली कैप्सूल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ज्वाइंट। अगर ये कैप्सूल ना होता तो ये कनेक्शन ना होने की वजह से ज्वाइंट डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो कैप्सूल का एक और काम ये है कि इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ज्वाइंट। ये ज्वाइंट को क्या रखता है? स्टेबल रखता है। यहाँ पे लेके, तो ये आप लोगों को लिखता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे लेके फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि ये ऐसा इम्पोर्टेंट है। इस फ्लूइड का जो फंक्शन है, जो इसका काम है, वो ज्वाइंट के अंदर क्या है? नंबर वन, इट कैन कीप द ज्वाइंट लुब्रिकेट। ये ज्वाइंट को क्या रखता है? लुब्रिकेट। इट कैन कीप द ज्वाइंट लुब्रिकेट, नंबर वन। और लुब्रिकेट होने की वजह से इट विल रिड्यूस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन ना होने की वजह से ज्वाइंट को हम आसानी से मूव करेंगे। तो इट अलो इजी मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट, इट अलो इजी मूवमेंट ऑफ व्हाट? ज्वाइंट। ये ज्वाइंट की आसान मूवमेंट को हमें अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है। साइनोवियल फ्लूइड आएगा कहाँ से? साइनोवियल मेम्ब्रेन से, और साइनोवियल मेम्ब्रेन इज द इनर मेम्ब्रेन विच इज लाइज अंडर द कैप्सूल। इसलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से शोल्डर ज्वाइंट को हम साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट, बिकॉज दिस ज्वाइंट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। यहाँ तक क्लियर है? एक तो जनाब इसका इम्पोर्टेंस ये है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, आप लोग एक हेडिंग दे दें कि एक्शंस ऑफ या मूवमेंट, पॉसिबल मूवमेंट। हेडिंग दे दे पॉसिबल मूवमेंट। ये शोल्डर ज्वाइंट के अंदर पॉसिबल मूवमेंट कौन कौन सी हम कर सकते हैं? पॉसिबल मूवमेंट आप लोग बताएं। शोल्डर ज्वाइंट में पॉसिबल मूवमेंट कौन कौन सी है? शोल्डर ज्वाइंट से हम फ्लेक्शन का काम ले सकते हैं कि नहीं? शोल्डर ज्वाइंट हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ द हैंड। तो पॉसिबल मूवमेंट में आप लोग यहाँ पे लेके, इट हेल्प इन द फ्लेक्शन, नंबर वन।
कि शोल्डर जॉइंट से हम फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। शोल्डर जॉइंट हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द हैंड, इससे हम एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। इससे जनाब अगर देखें, ओके गुड, देखिए अगर ये शोल्डर जॉइंट है ना, इससे फ्लेक्शन भी हो सकती है और इससे एक्सटेंशन भी। हाथ को हम बॉडी से अवे भी ले जा सकते हैं, हाथ को हम बॉडी के साथ ऐड भी कर सकते हैं। एनी मूवमेंट ऑफ द हैंड इन विच द हैंड इज अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज एबडक्शन, इसको क्या कहते हैं, एबडक्शन। तो इससे हम एबडक्शन भी कर सकते हैं। और ऐसा मूवमेंट जिसके ज़रिए हम हाथ को बॉडी के साथ फिर से मिलाते हैं, इकट्ठा करता है, उसको एडडक्शन कहते हैं, एडडक्शन, ठीक है। इससे हम लेटरल रोटेशन भी कर सकते हैं और मीडियल रोटेशन भी। वेरी गुड, दीज आर द 6 पॉसिबल मूवमेंट विच वी कैन गेट फ्रॉम शोल्डर जॉइंट। तो मीडियल रोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके। अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ये भी कर सकते हैं। देखिए अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, ये सारा इस जॉइंट का कमाल है। और इसमें ये इतना वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट क्यों है, क्योंकि ये जॉइंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उतना ज़्यादा क्या है, लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि हेड ऑफ द ह्यूमरस इज 4 टाइम बिगर देन द ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। और ऐसा जॉइंट जिसमें ये सारे के सारे मूवमेंट पाए जाते हैं, इसको हम एज अ होल कहते हैं सरकमडक्शन, दैट इज नोन एज अ सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मूवमेंट, ठीक है। तो अगर एक जॉइंट है उसमें सरकमडक्शन की कैपेबिलिटी है, तो उस जॉइंट के अंदर एक हेड पार्ट होगी और एक सॉकेट होगी। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगर आप लोग ले लें, हिप जॉइंट ले लें और शोल्डर जॉइंट, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और दोनों में किस चीज़ की कैपेबिलिटी है, सरकमडक्शन की। लेकिन इस हाथ को हम ज़्यादा अवे ले जा सकते हैं हर एक डायरेक्शन में, या हिप जॉइंट को, शाबाश, हाथ को, इसलिए कि हाथ इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हिप जॉइंट, क्योंकि हिप जॉइंट की जो कैविटी है वो ज़्यादा डीपर है एज़ कम्पेयर टू द कैविटी ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा है लेकिन क्या है, लीस्ट स्टेबल है। इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट कम है लेकिन मोर स्टेबल है, ठीक है। इसकी हम कंपैरिजन फिर हिप जॉइंट के साथ करेंगे। फिर यहाँ पे लिखे जॉइंट स्टेबिलिटी, कि वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जिससे जनाब जॉइंट्स को स्टेबिलिटी मिली है, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट स्टेबल है। तो जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है जी, इससे एक MCQ ज़रूर आएगा कि जॉइंट स्टेबिलिटी जनाब किस वजह से है। नंबर 1, शोल्डर जॉइंट अगर इतना लीस्ट स्टेबल है, फिर ये ऑल द टाइम डिसलोकेट क्यों नहीं होता। अल्लाह ताला ने उसको कुछ स्ट्रक्चर दिए है जिसकी वजह से वो जॉइंट क्या है, स्टेबल है। नंबर 1 इज कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। कैप्सूल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज़ द पेरियोस्टियल मीटिंग बिटवीन 2 बोन्स। ये एक बोन की पेरियोस्टियम अगर दूसरे से मिल जाए उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। उस कैप्सूल ने भी इस जॉइंट को थोड़ी क्या दी है, स्टेबिलिटी दी है। अगर कैप्सूल ना होता तो फिर ये जॉइंट मज़ीद अनस्टेबल हो जाता और इसके फिर डिसलोकेट होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते। तो एक स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड की है जॉइंट को, किसने की है, कैप्सूल ने की है। नेक्स्ट के लेगामेंट्स, देयर आर सम लेगामेंट्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट्स। मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ चीज़ों को हम कहते हैं टेंडन और कुछ चीज़ों को हम कहते हैं लेगामेंट्स। तो व्हाट इज मेंट बाय टेंडन एंड व्हाट इज मेंट बाय लेगामेंट्स, एनीवन? ओके, वेरी गुड। द स्ट्रक्चर विच मीट बोन विद द मसल, वो स्ट्रक्चर जो मसल को बोन के साथ मिलाता है उसको हम कहते हैं टेंडन। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जो दो बोन्स को आपस में मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेगामेंट कहते हैं। तो आप लोग इससे साइड पे यहाँ पे एक पॉइंट लेके कि जनाब अगर आप लोगों से कोई कहे कि व्हाट इज मेंट बाय टेंडन, तो इसका मतलब ये है कि दिस टेंडन विल अलाउ द कनेक्शन बिटवीन मसल एंड बोन्स। बोन्स और मसल के दरमियान कनेक्शन को मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, वो टेंडन है। लेकिन अगर हम बोन टू बोन कनेक्शन देखें, लेगामेंट बोन टू बोन, तो इसका मतलब ये है बोन टू बोन कनेक्शन इज मेंटेन बाय लेगामेंट्स, वो लेगामेंट्स है बोन टू बोन कनेक्शन। तो देखें ये कौन सा बोन है, यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, लेकिन ह्यूमरस बोन के ऊपर तो मसल भी पड़े है ना,
द मसल विच इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ आर्म इज कॉल्ड बाइसेप। बाइसेप मसल है। इस मसल के नीचे बोन पड़ी है, तो इस मसल और बोन के दरमियान जो स्ट्रक्चर है वो किसने मेंटेन किया है? टेंडन। तो ऐसा टेंडन जो बाइसेप को ह्यूमरस के साथ मिलाता है उसको हम बाइसेप टेंडन कहते हैं। लेकिन टेंडन का मतलब यह है कि ये मसल और बोन का कनेक्शन मेंटेन करते हैं। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जो बोन की बोन से कनेक्शन मेंटेन करे उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। हम आगे एक कंडीशन पढ़ेंगे, उसको हम पैथोलॉजी में कहते हैं हाइपर मोबाइल जॉइंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर मोबाइल जॉइंट। हाइपर मोबाइल जॉइंट ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। एहलर डेलनर सिंड्रोम में, मार्फन सिंड्रोम में इसमें जो जॉइंट है वो क्या हो जाते हैं? हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, इस उंगलियों को देखे, इस जॉइंट को हम यहाँ के साथ नहीं मिलाते क्योंकि टेंडन विल रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। टेंडन का काम यह है कि ये जॉइंट की जो मूवमेंट है एक लिमिट तक क्या रखते हैं? रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, ताकि नियर बाई स्ट्रक्चर डैमेज ना हो जाए। और अगर किसी बंदे की टेंडन लूज हो, जॉइंट टू बोन कनेक्शन लूज हो, तो फिर इसकी जॉइंट हम जिस एंगल जिस डायरेक्शन में भी चाहे हम उसको मूव कर सकेंगे। तो उसमें फिर जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है जॉइंट की, वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर मोबाइल जॉइंट। तो हाइपर मोबाइल जॉइंट की एक काज ये है लूजनिंग ऑफ द लिगामेंट, न कि लूजनिंग ऑफ द टेंडन। क्योंकि जॉइंट का मतलब क्या है? बोन टू बोन कनेक्शन, और उस कनेक्शन के अंदर मेंटेनेंस प्रोवाइड करने वाला बंदा कौन है? लिगामेंट है। तो अगर लिगामेंट वीक है, जॉइंट भी वीक है, तो फिर उस जॉइंट को हम जिस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहे वी कैन मूव दैट जॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। इसलिए इस शोल्डर जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है, इसमें एक काम किसका है? लिगामेंट का है। अब इधर देखें, यहाँ पे इस ग्लिनाइड कैविटी से इस ह्यूमरस डिस्क के साथ जो कनेक्शन है, ये टेंडन होगी कि लिगामेंट होगी? ये लिगामेंट होगी, क्योंकि बोन्स टू बोन कनेक्शन इज मेंटेन बाय लिगामेंट। लेकिन ऐसा लिगामेंट जो ग्लिनाइड कैविटी को हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ मिलाए, इसको ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ग्लिनो ह्यूमरल। तो लिगामेंट में नाम लेके, ये फर्स्ट लिगामेंट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी इस ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। और इस ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट ने तो ये जॉइंट ही बनाया है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट जिसको हम कहते हैं। तो एक लिगामेंट जो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट, दैट इज नोन एज ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। इसको हम ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। तो हम कहते हैं कि दिस लिगामेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इस स्केपुला बोन की एक पॉइंट है, इधर देखे, दिस ग्लिनोइड कैविटी इज द पार्ट ऑफ स्केपुला। इस स्केपुला की अपर पार्ट में इधर देखे, यहाँ पे किस तरह पॉइंटेड पार्ट होता है। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्केपुला देयर इज अ पॉइंटेड प्रोजेक्शन, एंड दिस पॉइंटेड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड कोराकोइड प्रोसेस। ये नाम सुना है कि नहीं? इसको हम क्या कहते हैं? कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस इज द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द स्केपुला। ये स्केपुला का पार्ट है। इस कोराकोइड प्रोसेस से इस तरह एक लिगामेंट अटैच है और किसको मिलाता है? ह्यूमरस को। इसका मतलब ये है, ये कोराकोइड प्रोसेस ये मसल है कि बोन का पार्ट है? ये बोन है, ये स्केपुला का पार्ट है, और ये ह्यूमरस भी बोन है। तो बोन टू बोन कनेक्शन क्या होगा? लिगामेंट। लेकिन ये लिगामेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कोराकोइड प्रोसेस से, और किसको मिलाता है? ह्यूमरस। इसलिए इस लिगामेंट का नाम है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं? कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। तो देखिए, एनाटॉमी में पहले आप वर्ड्स पे आप लोग थोड़ा सा सोच क्या करें कि इसका मतलब क्या है। कोराको ह्यूमरल लिगामेंट इज अ लिगामेंट दैट अटैचेस ह्यूमरस विद कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। ये कोराकोइड प्रोसेस स्टार्ट होता है और ह्यूमरस पे जाके एंड हो जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? कोराको ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। तो आप लोगों ने पेपर में सिर्फ ये दो लिगामेंट्स याद रखने हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्गर लिगामेंट्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट। देखिए, जॉइंट को जोड़ कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तार और दूसरे एक तार जो है ना, उसको हम काट दें और उसको हम दोबारा बांध देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जिस तरह उस एरिया को हम ज़्यादा चीज़ों से बांध देंगे, उतना उस जो टाई है या जो तार है उसकी कनेक्शन जो है ना ज़्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी। तो ये जो कनेक्शन है ना, जो इस जॉइंट के इर्द गिर्द अल्लाह ने रखे हैं, इन सब का काम यह है कि इस जॉइंट में डिस्लोकेशन के चांसेस क्या हो जाए? कम हो जाए, और ये जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये दो लिगामेंट्स है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक और स्ट्रक्चर जो इस जॉइंट की स्टेबिलिटी में काम करता है,
दैट इज कॉल्ड ग्लिनोइड लेबरम। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिनोइड लेबरम कहते हैं। ग्लिनोइड लेबरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लिनोइड लेबरम? एनीवन विल बी अप्रिशिएटेड। ग्लिनोइड लेबरम का काम क्या है? शाबाश। ओके, ये ज्वाइंट बना किस चीज से है? हेड ऑफ द ह्यूमरस विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। अगर ये ग्लिनोइड कैविटी है ना, ग्लिनोइड कैविटी ये किसका पार्ट है? स्केपुला का। इस ग्लिनोइड कैविटी की जो इनर रिम है ना, इनर साइड है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी इज फॉर्म बाय अ फाइब्रो कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से बना होता है। अ कार्टिलेज विच इज फॉर्म द इनर साइड ऑफ ग्लिनोइड कैविटी दैट इज नोन एज ग्लिनोइड लेबरम। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिनोइड लेबरम। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ग्लिनोइड कैविटी शैलो है कि डीपर है? शाबाश, ये शैलो है। शैलो का मतलब ये है कि ये छोटी सॉकेट है, लेकिन इस पे हेड ऑफ ह्यूमरस 4 टाइम क्या है? बड़ा है। तो हम कहते हैं कि ग्लिनोइड कैविटी इज अ वेरी शैलो कैविटी ऑन विच द हेड ऑफ ह्यूमरस इज 4 टाइम बिगर। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस कैविटी को हमने ये कोशिश करना है कि इसको थोड़ा सा डीपन करें। डीपन मीन कि इसको डिप बनाए, ताकि हेड ऑफ द ह्यूमरस निकलने के चांसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि इस ग्लिनोइड कैविटी की जो इनर लाइनिंग है उसको हम कहते हैं ग्लिनोइड लेबरम, एंड इट ट्राई टू कीप दैट ग्लिनोइड कैविटी अ लिटिल बिट मोर डीपर एंड प्रोवाइड द जॉइंट स्टेबिलिटी। तो ग्लिनोइड लेबरम का काम यह है कि ये ग्लिनोइड कैविटी की जो शैलोनेस है उसमें क्या करता है? कमी करता है, और इसकी डेप्थ में क्या करता है? इंक्रीज करता है। और ग्लिनोइड लेबरम खुद है क्या चीज़? ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ये कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन किस चीज़ की इनर रिम को बनाता है? ग्लिनोइड कैविटी को। तो अब इस ग्लिनोइड लेबरम के सामने एक पॉइंट लेके कि अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, हाँ जी, आउटर साइड या इनर साइड? इनर साइड ऑफ व्हाट? इनर साइड ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। ये एमसीक्यूज आता है इस तरह कि अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द डेप्थनेस ऑफ ग्लिनोइड कैविटी अप टू 50%, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लिनोइड लेबरम। ग्लिनोइड इज द वर्ड फॉर ग्लिनोइड व्हाट? कैविटी। ये ग्लिनोइड कैविटी के साथ ताल्लुक है, और लेबरम का मतलब है इनर लेयर। ठीक है, तो फंक्शन लेके इसका हेल्प टू increase in the depthness of glenoid cavity। ये ग्लिनोइड कैविटी के डेप्थनेस में काम करता है। ठीक है, इससे जनाब हमें पता चलता है कि ग्लिनोइड कैविटी के डेप्थनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो देखिए, इस कैप्सूल की हम ये सारे के सारे क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेबिलिटी के स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये बोला है कि ये जॉइंट स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स कैप्सूल। नंबर 2, दिस जॉइंट स्टेबिलिटी इज प्रोवाइड बाय सम लेगामेंट्स। और आखिर में इस जॉइंट की जो इंटरनल लाइनिंग है ग्लिनोइड कैविटी की, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लिनोइड लेबरम। ये लेबरम भी इस कैविटी को 50% क्या बनाता है? डीपर बनाता है, और इस जॉइंट की स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर देती है। नंबर 2, इसको एमसीक्यूज लेके, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है, ग्लिनोइड लेबरम पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं जनाब 4th नंबर। इस जॉइंट को मजीद स्टेबिलिटी कौन देता है? पहले के मसल्स, मतलब देर आर सम मसल्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दिस जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मसल्स पे डिपेंड करती है। और द ग्रुप ऑफ मसल्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट आर कॉल्ड रोटेटर कफ मसल्स। उसको हम क्या कहते हैं? रोटेटर कफ मसल्स। कि वो मसल्स जो इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उन ग्रुप ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं? रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय रोटेटर कफ। रोटेटर कफ से तो एक क्वेश्चन वाज़ेह है। ठीक है, इससे तो एक एमसीक्यूज क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आते ही आता है। तो रोटेटर कफ में आप लिखे अ ग्रुप ऑफ मसल्स या अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स which provide stability to
शोल्डर जॉइंट। नंबर 1 लेके अब वो ग्रुप ऑफ मसल हम पढ़ेंगे 4। रोटेटर कफ क्या है? ये मसल का एक कंबाइंड ग्रुप है जो शोल्डर जॉइंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टेबिलिटी। अब ये एमसीक्यूज है कि रोटेटर कफ के अंदर टोटल कितनी मसल आती है? आंसर इज 4। ये कितने मसल का ग्रुप है? 4। इनमें से जो पहला मसल आता है दैट इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस। देखिए मसल्स के नाम लेके कि वो कौन कौन से मसल है जो इस रोटेटर कफ के अंदर आते हैं। नंबर 1 इज सुप्रास्पाइनेटस मसल, नंबर 1। इसमें जो नेक्स्ट मसल है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनेटस। क्या है? इंफ्रास्पाइनेटस। एक सुप्रास्पाइनेटस है और एक इंफ्रास्पाइनेटस है। नेक्स्ट इसमें जो मसल आता है दैट इज कॉल्ड टेरीज माइनर। द थर्ड मसल इज प्रेजेंट इन रोटेटर कफ इज कॉल्ड टेरीज माइनर। ठीक है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सबस्केपुलेरस। कौन सा मसल है? सबस्केपुलेरस। तो कितने मसल हुए? 4। इन 4 मसल ने एक ग्रुप बनाया है और उन ग्रुप ने भी स्टेबिलिटी दी है शोल्डर जॉइंट को, और इन 4 मसल की ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रोटेटर कफ कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस, नंबर 2 इंफ्रास्पाइनेटस, नंबर 3 टेरीज माइनर और नंबर 4 इज सबस्केपुलेरस। एक साल एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया था पीएमडीसी में कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द रोटेटर कफ विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट एक्सेप्ट। तो ए ऑप्शन था सुप्रास्पाइनेटस, बी ऑप्शन था इंफ्रास्पाइनेटस, सी ऑप्शन था सबस्केपुलेरस और डी ऑप्शन था टेरीज मेजर। बट टेरीज मेजर इज अ मसल बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रोटेटर कफ, दैट शुड बी टेरीज माइनर। तो ये क्वेश्चन इस तरह आता है। आप लोगों को ये 3 तो दे जाते हैं लेकिन टेरीज मेजर और टेरीज माइनर आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो रोटेटर कफ के अंदर कौन सा टेरीज है? माइनर है। कैसे याद करोगे? माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा, और मेजर का मतलब है बड़ा। तो मेजर बड़ा है, वो अकेले भी रह सकता है, लेकिन माइनर छोटा है, वो ग्रुप में रहना चाहता है। तो टेरीज माइनर इज अ स्मॉल मसल, इट नीडेड द हेल्प ऑफ अदर 3 मसल। तो रोटेटर कफ के अंदर माइनर होगा न कि मेजर होगा। क्लियर है? और इन सब मसल को आप लोग लॉन्ग रन तक कैसे याद करेंगे? बाय अ न्यूमेरिक नोन एज सेट्स। इसको हम कौन सा न्यूमेरिक कहते हैं? सेट्स। तो सेट्स में एस स्टैंड फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई स्टैंड फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी मीन टेरीज माइनर और एस मीन सबस्केपुलेरस। ठीक है। ये 4 मसल है, इसको हम कंबाइंडली कहते हैं रोटेटर कफ। और इन 4 मसल ने किस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है? शोल्डर जॉइंट को। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, अगर ये शोल्डर जॉइंट है ना, तो इन चारों मसल ने शोल्डर जॉइंट को घेरा हुआ है अपर पार्ट से सुपीरियरली, इसको घेरा हुआ है इंटीरियरली, इसको घेरा हुआ है पोस्टीरियरली। लेकिन ये रोटेटर कफ जो इन 4 की कॉम्बिनेशन है वो शोल्डर जॉइंट की लोअर पार्ट पे क्या है? डेफिशिएंट है। और ये रोटेटर कफ जहाँ पे डेफिशिएंट हो वहाँ पे शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज है। द मोस्ट कॉमन डायरेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन इज इंफीरियर। ये क्या है? इंफीरियर है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है एंड दिस इज कॉल्ड ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्केपुला, और ये क्या है? शोल्डर जॉइंट है। अगर इस पर जोर लग जाए तो ये शोल्डर जॉइंट इस तरह भी निकल सकता है। अगर एक्सरे में शोल्डर जॉइंट में हेड ऑफ द ह्यूमरस इस तरह गया है तो ये कौन सा डिस्लोकेशन है? अपवर्ड। ये कौन सा डिस्लोकेशन है? पोस्टीरियर। और अगर इस तरह तो क्या है? इंटीरियर। और अगर ये जॉइंट ऐसे डिस्लोकेट हो जाए तो फिर क्या है? इंफीरियर है। तो ये जॉइंट ऊपर भी नहीं जा सकता, फ्रंट पे भी, बैक पे भी, क्योंकि तीनों साइड को हमने किससे कंबाइंडली कवर किया है? रोटेटर कफ। लेकिन रोटेटर कफ इस जॉइंट की किस डायरेक्शन में डिफिशिएंट है? इंफीरियर। इसलिए वहाँ पे दिस जॉइंट इज वीक। ये जॉइंट क्या है? वीक है। और जहाँ पे वीक है वहाँ से हेड ऑफ द ह्यूमरस के डिस्लोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये भी बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट सिक्यूज है जो या बुक में कम से कम 20 मरतबा रिपीटेबल क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन डायरेक्शन ऑफ जो शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन इज डैश, आंसर इज इंफीरियर। तो एमसीक्यूज ऐड करें शाबाश। द मोस्ट कॉमन शोल्डर जॉइंट dislocation direction is which one? तो ए बी सी डी ऑप्शन में होगा सुपीरियर,
पोस्टीरियर, इंटीरियर, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखूँ? आंसर इज इंफीरियर। और ये डायरेक्शन आप लोगों से इनडायरेक्टली इसलिए पूछ रहा होता है ताकि आप लोगों को ये भी पता है कि भाई रोटेटर कफ किस एरिया में क्या है, डेफिशिएंट है। और इस इंफीरियर के यहाँ पे नीचे लेके बिकॉज इन दिस डायरेक्शन the shoulder joint is deficient of what? Rotator cuff। ये पॉइंट इसका रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ओके, आप लोग इमेजिन करें अगर ये शोल्डर जॉइंट इंफीरियरली डिस्लोकेट हुआ तो ये किस एरिया में जा सकता है? एक्सिला। ये किस एरिया में आ सकता है? एक्सिला। और एक्सिला के अंदर जो नर्व रन करती है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। इसको क्या कहते हैं? एक्सिलरी नर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व हैज टू बी डैमेज इन शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन? आंसर इज एक्सिलरी नर्व। तो देख ये आप अपने बॉडी पे अप्लाई करें। अगर ये शोल्डर जॉइंट नीचे की तरफ डायरेक्शन जली इंफीरियरली डिस्लोकेट हो जाए तो एक क्वाड्रिंगुलर स्पेस में आकर एक्सिला के लेवल पर किस नर्व को डैमेज कर सकते हैं? एक्सिलरी नर्व। सो विच नर्व is damaged in shoulder joint dislocation? क्या लिखूँ? आंसर इज एक्सिलरी नर्व। And you people all know axillary nerve is arises from posterior cord of the brachial plexus। ये पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है और दिस नर्व हैज़ अ हाई चांस टू बी डैमेज व्हेन देयर इज शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए सिर्फ जो है ना 4 एमसीक्यूज बताता हूँ ना, इसमें से 2 ज़रूर आते हैं। नंबर 1, एक तो सबको पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स मेक रोटेटर कफ एक्सेप्ट। तो ये 4 मसल आपको आने चाहिए, सेट्स नमूने के, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डायरेक्शन फॉर शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन? आंसर इज इंफीरियर डायरेक्शन। दूसरी बात यह कि अगर शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट हो भी गई विच नर्व हैज टू बी डैमेज मोस्ट कॉमनली? एक्सिलरी नर्व, ठीक है। देखिए आप लोगों ने एग्जाम पास करना है, ठीक है। ये एनाटॉमी लोग 2 साल भी पढ़ा सकते हैं और ये 2 दिन में भी खत्म हो सकती है। तो आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़े जिसपे आप लोग का एग्जाम निकल जाए। हमारा एक दोस्त था ना, उसका जनाब 149 नंबर आए थे और पता है उसने जब एग्ज़ाम से वापस निकला ना तो उसने कहा यार हमें क्वेश्चन आया था कि एक बंदा है वो ऊपर जनाब दरख्त पे बैठा हुआ था, वो जो है ना हंटिंग कर रहा था और जनाब उसकी पाँव फिसल गए, जनाब वो नीचे गिर गया तो उसका एक हाथ दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ अस्पताल आया। ये पूरा केस था। अस्पताल में आकर जनाब उसकी इमरजेंसी में एक्सरे की गई और उसमें शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन हुई थी। अगर ये शोल्डर जॉइंट निकले तो आप अपने पूरे हाथ का वेट इस तरह अपने आप पे ले सकते हो? नहीं। जब शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन होती है यू हैव टू सपोर्ट यूर इफेक्टेड हैंड विद अदर हैंड। आप इस तरह दूसरे हाथ में इफेक्टेड हाथ को पकड़कर जब आते हैं ना अस्पताल में, और उसने ये भी बताया कि एक्सरे की गई और एक्सरे में शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन आ गई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज? उसने लिखा था जनाब रेडियल नर्व, ठीक है। अब जब हम एग्जाम से निकले तो उसको मैंने बताया कि यार आपको मैंने 1000 मरतबा बताया कि इसमें एक्सिलरी नर्व है। कहते आपने तो यार हमें पढ़ाया था कि इंफीरियर डिस्लोकेशन में एक्सिलरी नर्व। उसने कहा शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट है तो 98% शोल्डर जॉइंट किस डायरेक्शन में जाती है? वो कहते हैं ना कॉमन सेंस भी एक चीज़ है। तो जो लोग बियॉन्ड द लिमिट ज़्यादा सोचते हैं ना वो फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार उसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं थी। तो मैंने सोचा अगर शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट पीछे की तरफ शायद गई हो तो मैंने तो इसलिए रेडियल लिखा है। मैंने कहा कॉमन थिंग्स आर कॉमन। जब शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट हो ही गया ये इंफीरियर डायरेक्शन ही है। तो इसमें आंसर क्या था? एक्सिलरी नर्व। इसलिए कहते हो ना कि ओवर थिंकिंग विल किल योर ड्रीम्स। इसलिए कोशिश करें जस्ट टेक टू द थिंग्स वट एवर यू नीड फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। तो अगर शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन आ भी गया तो वो इनडायरेक्टली ये भी देखना चाहते हैं कि आपको पता भी है कि मोस्ट कॉमन डायरेक्शन जॉइंट किस डिस्लोकेशन है? आंसर इज इंफीरियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि रोटेटर कफ के अंदर टोटल कितनी मसल है? 4 है। इन 4 मसल में द मोस्ट कॉमन मसल टू बी टीयर। टीयर मीन केस के अंदर टीयरिंग के चांसेस किस में होता है? आंसर इज सुप्रास्पाइनेटस। ये भी एमसीक्यूज आता है।
तो इसके सामने आप लोग एक क्वेश्चन लिखे, दिस इज द मोस्ट कॉमन मसल इन रोटेटर कफ विच इज टीयरिंग। तो यहाँ पे देखे द मोस्ट कॉमन टीयरिंग मसल इन रोटेटर कफ। टीयरिंग का मतलब है इंजर्ड, कि इन 4 मसल में ज़्यादा इंजर्ड होने वाला मसल कौन सा है? आंसर इज सुप्रास्पाइनेटस, ये सुप्रास्पाइनेटस है। तो ये जनाब मेन पॉइंट्स थे शोल्डर जॉइंट के लिए थे। स्टेबिलिटी इस तरह के इम्पोर्टेंट याद रख लेना है इन्फीरियरली, ठीक है। ओके जी, अगर 98% ये चांस है कि शोल्डर जॉइंट किस डायरेक्शन में चला जाए? इन्फीरियर, और इन्फीरियर डायरेक्शन में कुछ नर्व को डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे याद रखे, अगर शोल्डर जॉइंट ट्रोमा की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हुए अगर ये जॉइंट किस तरफ जाए, इंटीरियरली डिसलोकेट हो जाए, द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर टू बी डैमेज इज ब्रेकियल प्लेक्सिस। वो फिर क्या डैमेज होगा? ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो इंफीरियर डायरेक्शन में डिसलोकेट होने की सूरत में कौन सी नर्व जाएगी? एक्सिलरी नर्व। बट इफ शोल्डर जॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ ट्रोमा एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रोमा, अगर रेयर केसेस में इंटीरियरली डिसलोकेट हो जाए, तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर टू बी डैमेज इज ब्रेकियल प्लेक्सिस। वो क्या होगा? ब्रेकियल। तो आप लोग लेके इंटीरियर डिसलोकेशन इज इक्वल टू ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। तो इसमें फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजर्ड हो जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली रिलेशंस है। तो ये आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो आप लोगों ने 2 डायरेक्शन बताने हैं, इंटीरियर एंड इन्फीरियर। शोल्डर जॉइंट की जो इंटीरियर है, फ्रंट है, इस पर कौन सी स्ट्रक्चर पड़ी है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। और शोल्डर जॉइंट के इंफीरियर नीचे क्या पड़ी है? एक्सिलरी नर्व। तो जो स्ट्रक्चर पड़ी होगी उसको डैमेज होगी। अगर शोल्डर जॉइंट फ्रंट पे निकले तो कौन सा स्ट्रक्चर जाएगा? ब्रेकियल प्लेक्सिस। और अगर शोल्डर जॉइंट इंफीरियरली डिसलोकेट हो जाए तो कौन सी नर्व जाएगी? एक्सिलरी नर्व। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रख लेने हैं, एंड इट विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एमसीक्यूज दैट यू विल डू इट वेरी वेरी इजीली। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, एक एमसीक्यूज ये आता है कि इफ शोल्डर जॉइंट इज डिसलोकेटेड। देखिए एमसीक्यूज का पैटर्न किस तरह आता है, द मोस्ट कॉमन साइड फॉर द डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज डैश, आंसर इज इंफीरियर। कभी कभार एमसीक्यूज में बताया जाता है कि शोल्डर जॉइंट इज इंफीरियरली डिसलोकेट, विच नर्व विल बी डैमेज? एक्सिलरी नर्व। फिर कुछ एग्जामिनर इस तरह कहते हैं कि द शोल्डर जॉइंट इज डिसलोकेटेड इंफीरियरली लीड्स टू एक्सिलरी नर्व डैमेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल सेंसेशन विल बी लॉस्ट? आंसर इज डेल्टाइड मसल, क्योंकि एक्सिलरी नर्व सप्लाई डेल्टाइड मसल। ये भी एमसीक्यूज आता है। तो डेल्टाइड मसल आप लोग यहाँ पे स्पेसिफिक लेके लोअर हाफ ऑफ द डेल्टाइड मसल, lower half of the deltoid muscle is purely supplied by which nerve? Answer is axillary nerve. और अगर deltoid muscle चली गई, सॉरी axillary nerve डैमेज हो गई, तो फिर lower half of deltoid muscle को nerve सप्लाई नहीं मिलेगी। और इस वजह से इधर देखें, अगर इस deltoid muscle, what is deltoid muscle? It is the muscle present in the upper limb which is used for intramuscular injection। ये किसके लिए हम यूज करते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ना, अपर लिम्ब के अंदर जिस मसल में इंजेक्शन लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टाइड मसल। और डेल्टाइड मसल का जो लोअर हाफ है, इट इज मेनली इनर्वेटेड बाय विच नर्व? आंसर इज एक्सिलरी नर्व। तो अगर एक और एमसीक्यूज बहुत आसान आता है लेकिन लोग गलत कर देते हैं, कहते हैं कि एक बंदा है उसको 2 साल पहले शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हुआ था। कितने साल पहले? 2 साल पहले। उसके बाद जनाब उस पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट तो किया था, लेकिन उसने ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया। अब वो आया है जनाब क्लिनिकल असेसमेंट के लिए। व्हाट विल यू एक्सपेक्ट इन द लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड मसल? एयरट्रोपी के हाइपरट्रोपी? आंसर विल बी शाबाश। 2 साल पहले उसको शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हुई थी, ट्रीटमेंट देने के बावजूद उसने फॉलो अप नहीं किया। अब उसको मज़ीद मसाइल होना पड़े और वो आया है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए, और आपने डेल्टाइड मसल को देखा अपर लिम्ब में, तो वो एट्रोफाइड नज़र आएगा कि हाइपरट्रोफाइड? एट्रोफाइड, वेरी गुड। एट्रोफी मीन डिक्रीज इन द साइज ऑफ मसल। और अगर मसल को इनर्वेशन नहीं मिलेगी तो मसल की जो सेल है वो विद द टाइम इंक्रीज होते जाएंगे या डिक्रीज? डिक्रीज। इसलिए कहते हैं कि लोअर हाफ ऑफ द डेल्टाइड मसल एट्रोफी इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ विच नर्व डैमेज? आंसर इज एक्सिलरी नर्व डैमेज। एंड एक्सिलरी नर्व इज मोस्ट कॉमनली नर्व टू बी डैमेज when there is shoulder joint dislocation, especially in inferior direction।
जहाँ समझ आ रही ना। तो मेन पॉइंट से ही आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए आपको नर्व्स भी पूछते हैं, नर्व्स की बेस पे जॉइंट डिस्लोकेशन भी पूछते हैं, और उसकी बेस पे जाकर मसल की इनर्वेशन भी पूछते हैं। तो देखिए ऑल मसल्स इन द बॉडी आर नॉट इम्पोर्टेंट बट फ्यू मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टाइड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली मसल which we can choose for the intramuscular injection. Our deltoid muscle help in the abduction of the head. ये MCQs याद रखे, ये abduction करता है up to 90 डिग्री। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक। तो अगर मैं इस हाथ को इस तरह 90 डिग्री तक ला सकता हूँ, that is due to which muscle? आंसर इज deltoid muscle। तो अगर एक बंदा एबडक्शन नहीं कर पा रहा और उसकी लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड मसल की एट्रोफी भी हो चुकी है, तो इस बंदे को कौन सी नर्व डैमेज है? एक्सिलरी नर्व डैमेज। और एक्सिलरी नर्व डैमेज का मोस्ट कॉमन जो कॉमन काज है ना इंसानों में, वो शोल्डर जॉइंट की इंफीरियर डिस्लोकेशन है। क्लियर है? तो इस बुक को जब आप लोग पढ़ोगे ना, फिर आप लोग एंजॉय करेंगे। अब देखिए इस बुक में एक कमाल है, जब आप ये बुक पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को यही क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ना, या जो क्वेश्चन बनता है पेपर में, देखिए वो इधर से बनता है, दैट इज नोन एज क्लिनिकल नोट्स। इसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल नोट्स। क्या आप लोगों को एनाटमी के ऊपर क्लिनिकल नोट्स का पता भी है कि नहीं? इसमें लिखा है अ ग्लिनाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस इनटू द एक्सिला कैन कॉज डैमेज टू एक्सिलरी नर्व। कहते हैं कि ग्लिनाइड कैविटी से अगर हेड ऑफ द ह्यूमरस निकले तो ये क्या बता रहे? शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन। तो कहते हैं कि इसमें जो कॉमनली नर्व जाएगी तो वो क्या है? एक्सिलरी नर्व, विच लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ डेल्टाइड मसल्स। कौन से मसल की पैरालिसिस? डेल्टाइड, लेकिन प्योरली लोअर हाफ ऑफ द डेल्टाइड मसल्स। क्लियर है? ये फिर से बता रहा हूँ, ये आप लोगों को तब होगा, देखे इससे अभी मैंने क्वेश्चन किया, उसको नहीं आ रहा, आप लोगों ने रिवीजन इज द की। कहीं पे भी जाए, किसी भी अकेडमी में जाए, न कोई इस तरह पढ़ाता है न लिखता है, वो नोट से बस पढ़ के आप लोग आगे जाए। ये जो एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक एक क्लास में पूरा परलिम भी पढ़ाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया है एक क्लास में, और मैं एक क्लास में एक जॉइंट भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है। समझ आ गई ना? आप लोग अगर ये चीज़ें अभी से अच्छा पढ़ेंगे तो बाद में हम लोग को बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को एक क्लास में पूरा अपर लिम्ब पढ़ाऊंगा तो टाइम वेस्ट चला जाएगा, और आप लोगों को समझ भी आएगी, लेकिन बाद में आप लोगों को वो तरीका समझ आएगा जो एग्जाम के अंदर आता है। इसलिए एक एक चीज़ पढ़ाकर और एक एक चीज़ लिख कर समझाना इसलिए है ताकि एट द एंड आप लोग एग्जाम के अंदर बैठ कर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। समझ आ गई ना? तो यही मेन पॉइंट है। क्लियर है? तो ये शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन की मैंने बात की, शोल्डर जॉइंट पे हमने बात की, और शोल्डर जॉइंट के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो भी मैंने बताए। ठीक है? रोटेटर कफ के अंदर जनाब कितनी मसल्स है? सारे के सारे। आंसर इज 4। द मोस्ट कॉमन टीयरिंग मसल इन रोटेटर कफ, आंसर इज सुप्रास्पाइनेटस। और रोटेटर कफ इंजरी के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रोटेटर कफ इंजरी में कौन सी नर्व गायब जाएगी, अगेन रोटेटर कफ इंजर हो गया है तो इससे जॉइंट डिस्लोकेशन होगी, अगेन एक्सिलरी नर्व। और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। रोटेटर कफ इंजरी से इंफीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट विल लीड टू एक्सिलरी नर्व डैमेज, so you will suspect atrophy of which one of the following muscle? Answer is deltoid muscles। और deltoid muscle एक और MCQ ये है कि this muscle is purely used for intramuscular injection। ठीक है? कैप्सूल आप लोगों ने याद रखना है कि शोल्डर जॉइंट इज अ कैप्सुलेटेड जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। दो लेगामेंट है जो ग्लिनाइड कैविटी को ह्यूमरस से मिलाता है, उसको ग्लिनो ह्यूमरल लेगामेंट कहते हैं, और कोराकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस के साथ मिलाने वाला लेगामेंट है एक कोराको ह्यूमरल लेगामेंट। इन दोनों लेगामेंट ने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है टू द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट हेड ऑफ द ह्यूमरस ज़्यादा की वजह से मोर फ्लेक्सिबल है, वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उतना लीस्ट लाइकली क्या है? वो स्टेबल है। ठीक है? तो ये पॉइंट्स याद रख लेने वाला है। अभी ब्रेक करें 10 मिनट, फिर आगे हम आर्म में चलते हैं। तो शोल्डर जॉइंट के बाद हम आर्म में जाएंगे, क्यूबाइटल फोसा एल्बो के बाद हम इंटी आर्म में जाएंगे, इंटी ब्रेकियम, और रेस्ट और हैंड को खत्म करके अपर लिम्ब खत्म हो जाएगा। तो तरीके से आपने जाना है, एक एक नर्व हम पढ़ेंगे। हमने ब्रेकियल प्लेक्सस जहाँ से पढ़ा है ना, तो ब्रेकियल प्लेक्सस से लेटरल कार्ड से कौन सी नर्व आती है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व इज अ नर्व विच सप्लाई मसल्स इन द आर्म। तो जब आप आर्म पढ़ेंगे उसके अंदर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व भी पढ़ेंगे। जो नर्व जिस मसल को सप्लाई करेगी हम उस मसल के साथ उस नर्व की कोर्स पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को तरीके के साथ समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि अभी नर्व पढ़े फिर बाद में मसल पढ़े, फिर ये मिक्सअप हो जाता है। ठीक है? ये
ओके, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि आप कहते हैं कि सर हाइपर मोबाइल जॉइंट उसमें लेगामेंट लूज हो जाते हैं, ठीक है, तो जिम्नास्टिक वाले लोगों की भी जो लेगामेंट है वो लूज हो जाते हैं कि नहीं? नहीं, इट डिपेंड अपॉन रिहर्सल। जब आप रिहर्सल करते हैं इंसान, इसको कहते हैं जॉइंट एडाप्टेशन। आप अपने जॉइंट को एडाप्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन लिमिट। लेकिन याद रखें कि वो लोग जो जिम्नास्टिक के अंदर भी है वो इस टिप ऑफ द फिंगर को यहाँ के साथ मिलाता है, वो इस लोअर हाफ ऑफ द पेल्विक कैविटी को ग्राउंड के साथ टच कर देते हैं, उसके अंदर भी अगर आप जॉइंट देते 80% जिम्नास्टिक लोगों में जॉइंट मोबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि उसकी लिगामेंट क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। और ज़रूर नहीं है कि हर एक जिम्नास्टिक बंदे में लिगामेंट क्या हो? लूज़। अप टू सर्टन एक्सटेंट if you adapt your body according to certain rehearsal it will adapt the shape and mobility of that limit, ठीक है, तो ये ज़रूर नहीं है। लेकिन यह है कि जॉइंट को जो बंदा भी बियॉन्ड द लिमिट लेके जाता है जो नहीं जाना चाहिए, तो डॉक्टर की जहन में ये है कि इसकी लिगामेंट क्या हो सकते हैं? वीक, एंड दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसके अंदर एहलर डेनलर सिंड्रोम आता है, मार्फन सिंड्रोम आता है, ठीक है, और ये हमने सारे बायोकेम में कवर किए हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन दिस क्वेश्चन इज वैलिड। Every gymnastic person has a not a weak ligament, but every weak ligament in the joint can increase the risk of hypermobility, ठीक है। ओके, ब्रेक करें शाबाश। लाइट तो आ गई।